गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे 1945-46 का निर्वाचन, शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहे गए कथन को। हमेशा की तरह प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। सत्य कथन 2 और 3 को माना गया है। दूसरा में कहता है कि इन्होंने भारत के पहले वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन में कहता है कि इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 ईस्वी में की थी, है ना। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है। 1 जो ऑप्शन है कि ये ईसाई धर्म के अनुयायी थे, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म मुंबई में पारसी परिवार में हुआ था, न कि ईसाई परिवार में। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कुल 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें से 1886, 1893 और 1906 ईस्वी है। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की। तो याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की? तो उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी की उच्च शिक्षा प्रसिद्ध एलिफिंस्टन कॉलेज में हुई थी। यह प्रसिद्ध कॉलेज किस शहर में है? तो उत्तर होगा बम्बई, है ना। दादा भाई नौरोजी ने अपनी उच्च शिक्षा बम्बई के प्रसिद्ध एलिफिंस्टन कॉलेज से प्राप्त किया था तथा बाद में इसी कॉलेज के वे प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। दादा भाई नौरोजी की प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल में हुई थी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने प्राध्यापक का पद प्राप्त किया था। उन्होंने भारत की आशा की संज्ञा एक अंग्रेज प्राध्यापक ने दी थी। तो इन्हें याद रखना है, भारत की आशा, है ना, किसे कहा गया था? तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए किस निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुने गए थे? तो उत्तर होगा सेंट्रल फिंसबरी। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 ईस्वी में सेंट्रल फिंसबरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित होकर ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए ज्ञान प्रसारक मंडल नामक एक महिला हाई स्कूल की स्थापना की। लंदन में रहते हुए उन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो एसोसिएशन का नाम भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो याद रखना है कि लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला फैक्ट है कि बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया। वे ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से है ये दादा भाई नौरोजी के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं जोड़ों को। तो इसमें से ऑप्शन डी को बोला गया है कि ये सही सुमेलित नहीं है कि अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 ईस्वी में किया था। ये ऑब्वियस है कि ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात ऑप्शन ए, बी और सी सही है। ए में कहता है कि दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश संसद के सदस्य वे 1892 ईस्वी में बने थे। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो दादा भाई नौरोजी अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 ईस्वी में किया था। वह कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है, रस्तगुप्तार नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उत्तर होगा बम्बई। रस्तगुप्तार नामक दैनिक समाचार का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी और खरदेश जी कामा ने की थी। रस्तगुप्तार की शुरुआत 1854 ईस्वी में हुई थी। यह समाचार पत्र बम्बई से प्रकाशित होता था। यह पारसी धर्म से संबंधित था। प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले महागोविंद रानाडे के शिष्य एवं महात्मा गांधी के गुरु थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। तो इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सभी ऑप्शन सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1886 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक स्थान पर हुआ था। ये स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद रानाडे के साथ स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 1902 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी आदि सभी उदारवादी दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों की तैयार करने हेतु गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर होगा भारत सेवक समिति।
राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों को तैयार करने हेतु 1905 में गोखले ने भारत सेवक समिति की स्थापना की थी। इस संस्था से पैदा होने वाले स्वयं सेवकों में श्री वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, NS जोशी, पंडित हरदयाल कंजूर आदि थे। गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका तथा सुधारक का संपादन भी किया। अगला फैक्ट है कि गोखले ने भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नाइटहुड की उपाधि का पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन दिया गया है कि सर फिरोज शाह मुझे हिमालय की तरह दिखाई दिए जिसे भापा नहीं जा सकता, और लोकमान्य तिलक महासागर की तरह जिसमें कोई आसानी से उतर नहीं सकता, पर गोखले तो गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती है। उक्त कथन गोखले के बारे में किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। उत्तर होगा गुजराती में। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा 1909 के दौरान लिखा था। जिस जहाज पर गांधी जी यात्रा कर रहे थे उसका नाम SS किल्डनन कैस्टल था। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह सामग्री है। इस पुस्तक का अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सहित कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। 1938 में इस पुस्तक से प्रतिबंध हटा लिया गया। इस पुस्तक में गहरा विचार सभ्यता पर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो उत्तर होगा पीटर मार्टिजबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मार्टिजबर्ग नामक रेलवे स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी की टिकट थी, परंतु उक्त काले लोगों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, अतः कुछ गोरे लोगों ने उसे ट्रेन से फेंक दिया। इसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के भेदभाव की नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो इसका उत्तर होगा हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा उच्चारित स्वराज के विभिन्न अर्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना है। इसमें से ऑप्शन डी को सही माना गया है, जिसमें से 1, 2, 3 सही है। पहला है, अहिंसा और सत्याग्रह के साथ स्वराज घनिष्ठता से जुड़ा है। दूसरा है, स्वराज के 2 अभिप्राय हैं, एक राजनीतिक और एक राजनीति के क्षेत्र से परे। तीसरा कहता है कि स्वराज कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है ना। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन गलत है कि संकल्प के साथ स्वराज को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव, जो कि 1893 से 1913 का है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है। पहला कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी राजनीतिक आंदोलनों में मुस्लिम व्यापारी सक्रियता से जुड़े हुए थे। दूसरा है, 1906 में गांधी ने केप टाउन में भारतीयों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और पासेस के अध्यादेश के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। तीसरा है, गांधी ने अपना राजनीतिक जीवन केप टाउन में भारतीयों पर अत्यधिक कर लगाए जाने के विरुद्ध संघर्षों से प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, है ना। इसमें से केवल एक ऑप्शन सही है। एक में कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी राजनीतिक आंदोलनों में मुस्लिम व्यापारी सक्रियता से जुड़े हुए थे। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने के पश्चात वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वर्ष 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक विधायक बनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखें। तदुपरांत गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने इस भेदभाव कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इसके लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। प्रश्न है कि महात्मा गांधी के तत्व विचार पर रचनात्मक प्रभाव क्या था। यहाँ पर हमें सही कथन बताना है, तो इनमें से तीनों ऑप्शन को सही माना गया है। पहला ऑप्शन है, गांधी जी 18वीं सदी के परिणामी संप्रदाय से प्रभावित थे, जो कि आस्थाओं एवं धर्मों की एकता का समर्थन करता था। दूसरा है, गांधी जी देवी विद्या के जानकारों यानी कि थियोसॉफिस्ट से प्रभावित थे। तीसरा, गांधी जी वर्ड्सवर्थ जैसे स्वच्छंदतावादियों यानी कि रोमांटिक्स के लेखन के प्रशंसक थे। एक्सप्लेनेशन को देखें तो गांधी जी 18वीं सदी के प्रणामी संप्रदाय से प्रभावित थे। उनकी मां पुतलीबाई प्रणामी संप्रदाय की थीं।
गांधी जी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग में लिखा है कि प्रणामी एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें कुरान और गीता दोनों को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होता है। वे देव विद्या से भी प्रभावित थे तथा वर्ड्सवर्थ के लेखक के प्रशंसक थे। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर महात्मा गांधी के भाषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है, उन्होंने भारतीय प्रव्रजनों पर आरोप लगाया कि उनमें मजदूरी करने वाले गरीबों के प्रति चिंता का अभाव है। दूसरा, उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा हो सकती है। तीसरा, उन्होंने अस्पृश्यों की दुर्दशा पर विशेष बल दिया। चौथा, उन्होंने अहमदाबाद के मिल मालिकों के मामले को उठाने का वचन दिया। तो यहाँ पर सही कथन हमें बताना है, तो इनमें से बी को सही माना गया है। बी में से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को सही माना गया है। ऑप्शन 3 अस्पृश्यता के बारे में और मिल मालिकों के बारे में गलत बोला गया है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन भाषण में कहा कि अभिजात वर्ग में गरीबों और मजदूरों के प्रति उदासीनता या चिंता का अभाव है तथा उन्होंने किसानों की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने भद्रजनों की उपस्थिति तथा लाखों गरीब भारतीयों को अनुपस्थिति के बीच विषमता पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि हमारे स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं या अन्य लोगों को लेने की अनुमति नहीं देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर सही उत्तर बताना है, जिसमें से केवल एक ऑप्शन को सही माना गया है, जिसमें कहा है कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया है। दूसरा ऑप्शन गलत है कि हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी लंबे संघर्ष के से प्राप्त अनुभव का परिणाम था। ये ऑप्शन गलत है, इसकी चर्चा करते हैं। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय लिखा था। वह सर्वप्रथम इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर असत्य कथन सी को माना गया है कि गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला के मुकदमों की पैरवी डरबन में किया था। ये ऑप्शन गलत है ना। बाकी बात ए, बी और डी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में 7 जून 1893 ईस्वी को प्रथम श्रेणी के रेल डब्बे से पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से जबरन उतार दिया गया। ये ऑप्शन मूल रूप से सही है। दूसरा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को संगठित करने के लिए नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। ये ऑप्शन भी सही है। चौथा है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। ये भी ऑप्शन मूल रूप में सही है। अब चर्चा करते हैं कि सी ऑप्शन गलत क्यों है। तो गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी प्रिटोरिया में किया था, है ना कि डरबन में। इस कारण से ऑप्शन सी गलत है। अगला फैक्ट है कि जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर उन्हें प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। यहाँ पर सूची 1 में उपाधियाँ हैं और सूची 2 में उपाधि देने वाले का नाम है। महात्मा को उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो इसका हुआ विंस्टन चर्चिल ने। और वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो ये होगा माउंटबेटन, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था, अर्धनग्न फकीर कहा था फ्रैंक मॉरिस तथा विंस्टन चर्चिल ने, और केसरे हिंद की उपाधि इन्हें दिया गया था प्रथम युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से इन नामों को भी याद रखना है। अक्सर ये सभी नाम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के जीवन से जुड़ी निम्न घटनाओं को आरोही क्रम में सजाएं। तो यहाँ ऑप्शन ए को सही माना गया है। सर्वप्रथम आएगा पहला, उसके बाद आएगा डी, है ना, उसके बाद आएगा सी और लास्ट में आएगा बी, है ना। खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता और लास्ट में व्यक्तिगत सत्याग्रह। एक्सप्लेनेशन को देखें तो खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 ईस्वी में किया गया था गांधी जी के द्वारा, और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1924 ईस्वी में की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में किया था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर सत्य कथन को बताना है तो एक और दो दोनों कथन को सत्य माना गया है। पहला है कि गुजरात के पोरबंदर में जिस घर में गांधी जी का जन्म हुआ था वह घर आज कीर्ति मंदिर के नाम से विख्यात है। दूसरा, गांधी जी अपने शुरुआती जीवन में राजा हरिश्चंद्र नाटक से काफ़ी प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो उत्तर होगा 1927 ईस्वी को, है ना। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अक्सर जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो ये एक बार अपने जीवन काल में ये किताब को अवश्य पढ़ते हैं। अगला है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए 2 समाचार पत्रों यंग इंडिया एवं नवजीवन का प्रकाशन किया था। चोरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें यहाँ पर गलत कथन को बताना है। तो व्याख्या में कहा गया है कि 2 और 4 कथन जो है वो गलत है ना। ये 2 कथन जो है वो गलत है। बाकी बात 1 और 3 सही है। 1 में है उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का नेतृत्व किया। गोपाल कृष्ण गोखले उनके समकालीन थे, है ना। इस प्रकार से 1 और 3 तो सही है। दूसरा है कि एनी बेसेंट ने उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता कहा। ये ऑप्शन गलत है। और महात्मा गांधी ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। ये भी ऑप्शन गलत है। तो देखते हैं इन 2 नाम उन्हें किनके द्वारा दिया गया था। तो कथन 1 सही है। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी का संदेश पूना और बम्बई तक फैलाया और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति है। उन्होंने सहकारी स्टोर खोले और स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन किया। अब कथन 2 गलत क्यों कहा गया? तो महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। ऑप्शन में क्या दिया गया था कि आधुनिक भारत का निर्माता एनी बेसेंट ने कहा था, जो गलत होना चाहिए था महात्मा गांधी। कथन 3 भी सही है। तिलक का लंबा राजनीतिक जीवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वायत्तता के लिए आंदोलन करते हुए बीता। गांधी जी से पहले वह सबसे व्यापक रूप से ज्ञात भारतीय राजनीतिक नेता थे। अपने साथी महाराष्ट्रियन समकालीन गोखले के विपरीत तिलक को एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी लेकिन एक सामाजिक रूढ़िवादी माना जाता था। कथन 4 गलत है। उन्हें कई मौके पर कैद किया गया, जिसमें मांडले में उनका लंबा कार्यकाल भी शामिल था। उनके राजनीतिक जीवन के एक चरण में ब्रिटिश लेखक सर वैलेंटाइन ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा, है ना। तो इस प्रकार से भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है। पहला है कि वह बंगाल नेशनल कॉलेज के संस्थापक थे। दूसरा है वे वंदे मातरम के संपादक थे। तीसरा, वह उदारवादी नेताओं में से एक थे। चौथा, उन्होंने कलकत्ता की अनुशीलन समिति नामक संस्था की स्थापना की। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी में कहा गया 2 सही है और 1, 3 और 4 गलत है ना। 2 सही है और 1, 3 और 4 जो है वे गलत हैं। अब अरविंद घोष के बारे में एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि 1, 3 और 4 गलत क्यों है। तो कथन 1 गलत है। अरविंद घोष आंदोलन को शेष भारत तक विस्तारित करने के पक्ष में थे। उन्होंने देशभक्ति की सोच और भारतीय परिस्थितियों और संस्कृति से संबंधित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था। कथन 2 सही है। वह वंदे मातरम के संपादक थे। तो याद रखना है वंदे मातरम के संपादक कौन थे। और अपने संपादकीय के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन की भावना में हड़ताल, राष्ट्रीय शिक्षा आदि को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र बोस, है ना, जिन्होंने अनुशीलन समिति का प्रबंधन किया था, कि द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। कथन 3 गलत है। वह क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। 3 में कहा गया है कि वह उदारवादी नेताओं में से एक है, वो गलत है ना। वे क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। चौथा ऑप्शन सही है। 1902 तक अनुशीलन समिति की छत्रछाया में कलकत्ता में 3 समितियां काम कर रही थी। एक की स्थापना कलकत्ता के छात्र सतीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के बैरिस्टर प्रमथ मित्रा के संरक्षण में की थी। दूसरे की स्थापना बंगाली महिला सरला देवी ने की थी और तीसरे की स्थापना जतीन्द्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष ने की थी। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है वह इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के संस्थापक थे। दूसरा, उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया।
तीसरा, वो बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे। इस प्रश्न का ऑप्शन में हमें बताना है कि कितने ऑप्शन सही हैं। तो तीनों कथनों को सही माना गया है ना। इस प्रश्न का तीनों ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कथन एक सही है। उन्होंने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो अपनी तरह की सबसे शुरुआती भारतीय राजनीतिक संगठन में से एक था। कथन 2 भी सही है कि उन्होंने मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया था। कथन 3 भी सही है कि उदारवादी राष्ट्रवादी राय रखने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से शक्तिशाली प्रेस अभियान चलाया और सामूहिक बैठकों को संबोधित किया। उनकी सहायता कृष्णम कुमार मित्रा और नरेंद्र कुमार सेन ने की। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। अगला प्रश्न है, यदि हम 28 करोड़ भारतीय ब्रिटिश संसद में केवल एक सदस्य भेजने के हकदार होते तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहे गए उस पद की शोभा बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से दादा भाई नौरोजी को चुना होता। उपर्युक्त कथन बीजी तिलक ने किसके लिए कहा था? बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी के संबंध में, है ना। नौरोजी को अक्सर भारतीय राष्ट्रवाद के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नौरोजी को पत्र लिखकर कहा था, भारतीय आपको पिता के रूप में देखते हैं। वास्तव में यहाँ ऐसी ही भावना है। बाल गंगाधर तिलक उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने कहा, यदि हम 28 करोड़ भारतीय ब्रिटिश संसद में केवल एक सदस्य भेजने के हकदार होते हैं तो इनमें कोई संदेश नहीं है कि हमने सर्वसम्मति से दादा भाई नौरोजी को उस पद के लिए चुना होता। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर सही गलत कथन को बताना है ना। जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में गलत कथन 1 और 2 है। 1 में कहा गया है कि 1947 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, है ना। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि उन्होंने भारत की आज़ादी से पहले संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया। ये भी ऑप्शन गलत है। बाकी बात तीसरा और चौथा ऑप्शन मूल रूप से सही है। तीसरा है कि वह असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के फैसले के खिलाफ थे। चौथा, नेहरू ने बम्बई के में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। ये ऑप्शन मूल रूप से सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो कथन 1 गलत है। जेबी कृपलानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। कथन 2 गलत है। यह गोविंद बल्लभ पंत ही थे जिन्होंने आज़ादी से पहले संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। कथन 3 सही है। जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग प्रचार चलाया और सरकारी नीतियों द्वारा शोषित किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए किसान सभाओं के गठन को प्रोत्साहित किया। वह गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के फैसले के खिलाफ थे। कथन 4 भी सही है कि 1942 में नेहरू ने बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर जिले में ले जाया गया। यह उनकी सबसे लंबी और आखिरी हिरासत थी। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें सही कथन यहाँ बताना है, जिसमें से केवल 4 को सही माना गया है। वह महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना। बाकी बात 1, 2 और 3 जो है वो गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन 1 गलत है। बोस 1938 में हरिपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और पूर्ण स्वराज यानी कि स्वशासन के लिए खड़े हुए। फिर 1939 जो कि त्रिपुरी में उन्हें फिर से चुना गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो कांग्रेस के भीतर एक गुट था जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था। कथन 2 गलत है। दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को हराने के बाद जापानियों ने कई सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया, है ना। याद रखना है लीग का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो उत्तर होगा रास बिहारी बोस। फिर है आईएनए मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इनका गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। तो ये भी याद रखना है, ये भी एग्जामिनेशन में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि आईएनए जो था वो किसके दिमाग की उपज थी, तो उत्तर होगा मोहन सिंह। अगला फैक्ट है, कथन 3 गलत है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उनके द्वारा अस्थायी सरकार का गठन किया गया, है ना। कथन 3 में क्या कहा गया था कि उन्होंने 1942 में भारत के लिए सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया।
जो कि होना चाहिए था 21 अक्टूबर 1943। कथन 4 सही है। सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से भारतीय समुदाय से बात की और उनसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आग्रह किया। वह 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो पर प्रसारित एक भाषण के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो याद रखना है, राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित उनके द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर होगा 1944। अगला प्रश्न है, मैडम भीखाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा है, मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। तीसरा है, मैडम कामा का जन्म पारसी माता पिता से हुआ था। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन से कथन सही है वो बताना है। तो 2 और 3 को सही माना गया है। पहला का ऑप्शन गलत है। मैडम कामा 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। ऑप्शन में दिया गया था मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए था? पेरिस की जगह पे जर्मनी। कथन 2 सही है। मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। और कथन 3 सही है। मैडम कामा का जन्म पारसी माता पिता से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों को हम किसके साथ जोड़ सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर। इसमें कहा गया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलनरत रहो। दूसरा, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तीसरा, जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा होना चाहिए। ये सभी कथन है भीमराव अम्बेडकर जी का। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन डी को सही माना गया है। 2, 3, 4 सही है और 1 गलत है। अब 2, 3, 4 को देखते हैं। तो 2 में कहा गया है वह लिशन उल सिद्दीकी नामक पत्रिका के संपादक थे। 3 में है कि उन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका प्रकाशित की। 4 में है 1923 और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस प्रकार से 2, 3 और 4 सही है। पहला ऑप्शन गलत है कि उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। एक्सप्लेनेशन को देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका मूल नाम मुहिउद्दीन अहमद था, का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का यानी कि सऊदी अरब में हुआ था। कथन 2 सही है कि वह लिसन उल सिद्दीकी नामक पत्रिका का संपादक थे। कथन 3 सही है, उन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। कथन 4 सही है, 1923 और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है, उषा मेहता और अरुणा आसिफ अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है, जिनमें से सिर्फ 3 को सही माना गया है। अरुणा आसिफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है ना, ये ऑप्शन सही है। बाकी बात, उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, वही अरुणा आसिफ अली सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी, ये ऑप्शन गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में कांग्रेस का झंडा फहराया, वहीं अरुणा आसिफ अली बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो का शुरू किया, ये भी ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो ऑप्शन 1 गलत है। उषा मेहता और अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, यानी कि दोनों जो फ्रीडम फाइटर लेडी थी ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। कथन 2 गलत है। अरुणा आसिफ अली जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में कांग्रेस का झंडा फहराया, जबकि उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो की शुरू किया था, है ना। तो याद रखना है, उषा मेहता का नाम होगा भूमिगत रेडियो के संबंध में। कथन 3 सही है, अरुणा आसिफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुधारक के सहयोगी संपादक, सार्वजनिक सभा के सचिव, राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव, एक महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष प्रमुख गवाह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी स्वयं अपना गुरु मानते थे, इस प्रकार का जीवनीकार वर्णन करता है, किसके संबंध में? तो उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें यहाँ पर सत्य कथन को चूज करना है, जिसमें से 1 और 3 को सत्य माना गया है। 1 में कहा गया कि होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार एनी बेसेंट थी, एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे अध्यक्ष रहे, है ना। इस प्रकार से 1 और 3 सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो कथन 1 सही है। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो उन्होंने भारत में लोकतंत्र और साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व की स्थिति के लिए अभियान चलाने के लिए होम रूल लीग शुरू करने में मदद की।
कथन 2 गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन हेलेना ब्लावास्की और H.S. ओलकाट द्वारा न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में, किया गया था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी, है ना। और कथन 3 सही है। 1917 ईस्वी के अंत में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है। इनमें से ऑप्शन सी को सही माना गया है, जिसमें से 3 और 4 को सही कहा गया है। 3 में है कि उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ये ऑप्शन सही है। और चौथा कहता है कि भगत सिंह को 1931 में लाहौर जेल में फांसी दी गई, है ना। तो जेल का नाम याद रखना है, लाहौर जेल होगा। पहला ऑप्शन है कि वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये ऑप्शन गलत है। उन्होंने 8 अप्रैल 1930 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, ये भी ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो कथन 1 गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड तब हुआ जब भगत सिंह 14 वर्ष के थे। अपनी युवा अवस्था के आरंभ में वह नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। बाद में संगठन की स्थापना सचिंद्र सन्याल और योगेश चटर्जी ने की थी, है ना। इसे याद रखना है कि सचिन सन्याल और योगेश चटर्जी ने इस संगठन की स्थापना की थी। बाद में सितंबर 1928 में भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे कि HSRA के रूप में पुनर्गठित किया था, है ना। तो जो ऑप्शन 1 में कहा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, ये नहीं होगा, होना चाहिए था HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कथन 2 गलत है कि भगत सिंह का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो छवि उभरती है वह उस बम की है जो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था। बमों से किसी की जान नहीं गई थी। इसका उद्देश्य एक प्रदर्शनकारी कार्यवाही था, है ना। अंग्रेजों के कठोर कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। उन्होंने वह दिन चुना जिस दिन श्रमिक विरोधी कानून व्यापार विवाद विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, है ना। ऑप्शन में कहा गया है कि 1930, ये नहीं होगा, 1929 होना चाहिए था। बाकी बात तीसरा ऑप्शन सही है। राजगुरु सुखदेव, जतेंद्र नाथ दास और 21 अन्य लोगों के साथ भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, है ना। इस मामले को दूसरे लाहौर षड्यंत्र के मामले के रूप में भी जाना जाता है। जेल में भेदभावपूर्ण प्रथाओं और खराब स्थितियों के खिलाफ 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतेंद्र नाथ दास की जेल में मृत्यु हो गई। तो इन्हें याद रखना है, भूख हड़ताल के कारण किन की मृत्यु हुई थी, तो उत्तर होगा जतेंद्र नाथ दास की। कथन 4 सही है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को सुबह लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए साहस के साथ फांसी का सामना किया। अगला प्रश्न है, ने कहा था, मैं भारतीय टामटाम हूँ, सभी सोते हुए लोगों को जगाता हूँ ताकि वे जाग सकें और अपनी मातृभूमि के लिए काम कर सकें, यह मेरा काम है। ये कहा गया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। मैं भारतीय टामटम हूँ, सभी सोते हुए लोगों के पास जा रही हूँ ताकि वे जाग सकें और अपनी मातृभूमि के लिए काम कर सकें, यह मेरा काम है, कहा गया है एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, इसने कहा था स्त्री को कमजोर लिंग कहना अपमान है, यह पुरुष का स्त्री के प्रति अन्याय है। तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें उपयुक्त में से सही कथन को बताना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, जिसमें से 1, 3 और 4 को सही माना गया है। पहला है, वह खेड़ा सत्याग्रह के नेता थे, ये ऑप्शन सही है। उन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ये भी ऑप्शन सही है। पटेल प्रांतीय संविधान समिति के प्रभारी थे, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन गलत है कि खेड़ा सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था, उसमें उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें कितने कथन सही है ये बताना है। तो 3 जो है वो सही है। वे गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय थे, उन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान की रचना की, है ना। चौथा ऑप्शन गलत है, उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लोकप्रिय रूप से गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाला उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। टैगोर मुख्य रूप से एक लेखक, कवि, नाटककार, दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री, संगीतकार और कोरियोग्राफर, एक अद्वितीय शैक्षणिक संस्थान विश्व भारती के संस्थापक और चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन याद रखें कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निंदा की,
फिर भी वे गांधी और उनके असहयोग आंदोलन का पूर्ण समर्थन या फिर असहमति नहीं रखते थे, है ना। तो इस प्रकार से है चौथा ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस चैप्टर का समापन करते हैं। इस चैप्टर का रिमेनिंग जो MCQ है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।